Hello, good morning, all of you. We will wait for some time so that others can join. Today we are going for a new lesson. जो पर्सनालिटीज में सुधा मूर्ति है उसको डिस्कशन करेंगे. We will see the important details as well as the MCQs of the information related to Sudha Murthy. It is the second personality in your syllabus.
आज क्या बात है कि दूसरे लोग ज्वाइन नहीं हो रहे। हम लोग सुधा मूर्ति पर जो लेसन है, जो पर्सनालिटी है, उसको डिस्कशन करेंगे। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। काफी समय लगा दिया सबने ज्वाइन करते समय। पहले लेसन को देखेंगे, फिर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। दिस इज द सेकंड पर्सनालिटी इन योर सिलेबस, सुधा मूर्ति। इनका पूरा लेसन हमने पढ़ा था, इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड। तो शुरू करते हैं फिर हम। आई होप यू कैन my voice is I am audible and you can see the screen. आप स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes or no? ठीक है, तो शुरू करते हैं सुधा मूर्ति के बारे में। ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स। ये देखो, हमारा तो सिलेबस हो चुका है। हम अभी क्लास क्यों ले रहे हैं एग्जाम के पहले। और एक टेंटेटिव मैं डेट बता देता हूँ। अभी टाइम टेबल बनकर आपको डिस्प्ले होने का है। 14 फरवरी से 14 फरवरी से एग्जाम है आप लोगों की। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आए। टाइम टेबल जैसे ही मुझे मिलेगा कॉलेज से, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इट मीन्स डैट यू हैव 14-15 डेज, 14-15 दिन है आपके हाथ में, और पूरा रिवीजन करना है आप लोगों को 14-15 डेज में। हमारा सिलेबस तो हो गया था, मगर हम क्यों कर रहे हैं डिस्कशन? जिससे कि एक रिवीजन हो और आप लोग को पता चले कि किस ढंग से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज और उसके आंसर क्या है। ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल इन गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम में पूरा स्टडी मटेरियल है, इंक्लूडिंग द लेसन। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये लेसन के ही मैंने इमेजेस खींच के उसमें गूगल क्लासरूम में पोस्ट किए, पूरे लेसन्स के पूरे पोएम्स के। तो अगर आपके पास बुक नहीं है किसी भी कारण से, बुक तो होना बहुत जरूरी होती है। किसी कारण से बुक अगर नहीं है तो ये आपके सामने लेसन है गूगल क्लासरूम में। कभी भी आप उसको लॉग इन करके आप ये लेसन को पढ़ सकते हैं। सो नाउ अबाउट सुधा मूर्ति, शी इज अ वेरी ग्रेट लेडी, हमको पता है। और पूरे डिटेल्स हम जानेंगे सुधा मूर्ति ने कुलकर्णी। ने कुलकर्णी का मतलब कि सुधा मूर्ति, ये मूर्ति जो सरनेम उनका मैरिज के बाद का है, क्योंकि उनका नारायण मूर्ति से शादी हुई थी सुधा मूर्ति की। मगर मूर्ति के पहले मतलब उनका मेडन जो नेम था वो कुलकर्णी था, सरनेम। शादी के पहले का उनका सरनेम कुलकर्णी था। तो इसलिए ने कुलकर्णी का मतलब कि उनका पहले का नाम कुलकर्णी था। उनका जो बर्थ ईयर है 1950 का है, 1950 में उनका जन्म हुआ। और वो शियागांव इन नॉर्दर्न कर्नाटका में उनका बर्थ हुआ था। दीज आर द डिटेल्स।
क्या एक ही सेंटेंस में कितने डिटेल्स हैं? उनका नाम क्या था, शादी के पहले सरनेम क्या था, कौन से ईयर में उनका बर्थ ईयर है, और कौन सी जगह में उनका जन्म हुआ, शिया गांव। और ये ध्यान में रखना है, यही सब और वो कहाँ पर है शिया गांव? नॉर्थन कर्नाटका में, इंडिया में। शी इज द डॉटर ऑफ द फिजिशियन, फिजिशियन की डॉटर थी वो, डॉक्टर की, SR कुलकर्णी की। और ज्यादातर वो अपने पेरेंट्स और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहे वो लोग, वो सुधा मूर्ति और उनके भाई बहन, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। अब ये मैटरनल क्या होता है? मैटरनल का होता है माँ के तरफ के जो ग्रैंड पेरेंट्स है, मतलब नाना नानी जिनको हम बोलते हैं। और फादर की तरफ से जो होते हैं उसको पैटर्नल बोला जाता है। पैटर्नल का मतलब होता है जो पिताजी की तरफ से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादा दादी जिसको बोलते हैं। तो मैटरनल और पैटर्नल ये दोनों शब्द हैं। तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज्यादा रहे वो लोग, भाई बहन। Her childhood experiences form the historical basis for her first notable work, How I Taught My Grandmother to Read and Other Stories। मतलब जो पहली उन्होंने बुक लिखी, उसका जो बेस था, उसके वो किस पर आधारित बुक थी वो? हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बचपन में जो अनुभव हुए उनको, अलग अलग टाइप के। बचपन में हमारा बचपन कैसा होता है, हम अपने बचपन को कभी भूल नहीं पाते, अच्छे भी अनुभव, बुरे अनुभव भी। और वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनका बचपन बहुत अच्छा बीतता है। मगर कई बार ऐसा होता है, कई जनों के साथ में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है, घटनाएं होती है जो कि बहुत खराब होती है। सो ऑल दिस चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, लकीली सुधा मूर्ति का बचपन बहुत अच्छा था। एंड ऑल दीज एक्सपीरियंसेस ये किस में उन्होंने डिस्क्राइब किया है? हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, ये पूरी कहानियों में पहली ही अपनी किताब में। और उन्हीं के मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से आगे जाके सुधा मूर्ति ने दो इंस्टीट्यूशंस हायर लर्निंग के, मतलब हायर स्टडीज के लिए लोगों के लिए बनाए। कौन से दो इंस्टीट्यूशन थे? HR कादिम दीवान बिल्डिंग हाउसिंग द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट IIT कानपुर। IIT कानपुर में ये बिल्डिंग बनाई गई उनके नाम से, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के। और नारायण राव मेलगिरी मेमोरियल नेशनल लॉ लाइब्रेरी, ये दो इंस्टीट्यूशंस मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से उन्होंने बनाया। और ये किसने बनाया? सुधा मूर्ति, जिस कंपनी की, जो उनके हस्बैंड और जो वो खुद चलाते हैं कंपनी, उन्होंने बनाया है। सो यू शुड रिमेम्बर दिस नेम। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि और क्या है। मूर्ति कंप्लीटेड a BE in इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया उन्होंने, कहाँ से किया? BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और फर्स्ट आई थी वो, गोल्ड मेडलिस्ट थी, और उनको गोल्ड मेडल मिला था चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका से। उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके हाथों में गोल्ड मेडल मिला था। फिर उसके बाद में BE करने के बाद उन्होंने ME किया। ME क्या होता है? मास्टर्स होता है, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। तो इन्होंने कंप्यूटर साइंस में किया। कहाँ कहाँ से किया? IIS से, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। और वहां पर भी उनको गोल्ड मेडल मिला। फर्स्ट आए सुधा मूर्ति ME में भी। फिर ग्रेजुएशन के बाद में
अब नेचुरली क्या होता था कि जॉब के लिए उस जमाने में, क्योंकि पहले जमाने में 1950 का उनका बर्थ है, तो मतलब 1970 में करीब करीब। आपको वीडियो बंद रखना है सभी को। यू हैव टू कीप ऑफ योर वीडियो। वीडियो ऑफ रखना है सभी लोगों को। फिर उसके बाद में दिस इज द फर्स्ट लेडी। ये 1970s की बात होगी जब उन्होंने एमई कर लिया, और उसके बाद में शी वाज द फर्स्ट फीमेल इंजीनियर, पहली फीमेल इंजीनियर थी जिन्होंने टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में अप्लाई किया। वो पहली महिला इंजीनियर थी। व्हेन शी अप्लाइड, हमको पता है उनकी स्टोरी की, व्हेन शी अप्लाइड, वहां पे अप्लाई किया तो उन्होंने देखा था कि एड में लिखा था कि सिर्फ पुरुष ही उस अप्लाई कर सकते हैं। तो सुधा मूर्ति को बहुत खराब लगा कि वो गोल्ड मेडलिस्ट है इंजीनियरिंग में, और क्या उधर पुरुष ही इंजीनियर बन सकते हैं इनकी कंपनी में, टाटा कंपनी में, टेल्को कंपनी में। तो उन्होंने वहां के चेयरमैन जो JRD टाटा थे उनको लेटर लिखा कि आपके टेल्को में, आपकी कंपनी में क्या जेंडर बायस होता है? क्या स्त्री और पुरुष के बारे में भेदभाव किया जाता है, महिला और पुरुष के बारे में? सो शी वॉज कॉल्ड फॉर JRD टाटा ने देखा, स्पेशल इंटरव्यू ली, और वहीं उसी समय उन्हें नौकरी मिल गई, बिकॉज शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। और उन्हें भी लगा JRD टाटा को कि बहुत अच्छी बात है कि इतनी अच्छी पढ़ाई वाली कॉलेज में अकेली स्टूडेंट, और जॉब में अकेले टेल्को कंपनी में। देयर शी मेट NR नारायण मूर्ति। वहां पर टेल्को कंपनी में उनको अपने फ्यूचर हस्बैंड से मुलाकात हुई, NR नारायण मूर्ति से, जो टेल्को कंपनी में पुणे में काम करते थे। बाद में तो नारायण मूर्ति उनके हस्बैंड पाटनी कंप्यूटर्स में करने लगे, एंड दे मैरिड इन 1978। ये इनके डिटेल्स हैं, और देखते हैं डिटेल्स क्या है। कि she has given 4,000 rupees to her husband। शादी के समय उन्होंने 4,000 रुपीज अपने हस्बैंड को दिए। फिर उसके बाद में सुधा मूर्ति ने ही 10,000 रुपीज दिए नारायण मूर्ति को, क्योंकि उनका ड्रीम था कि अपनी कंपनी खुद शुरू करना, इंफोसिस। पहला ऑफिस पुणे में बना। फिर वो आजकल वो चेयरपर्सन है इंफोसिस फाउंडेशन की, जो कि सोशल वर्क भी करता है। अब उसके बाद में बहुत सारे डिटेल्स उसमें दिए हैं कि कैसे वो कर्नाटका गवर्नमेंट स्कूल्स के कंप्यूटर फैसिलिटी देती है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी देती है, बच्चों के लिए सोशल वर्क करती है। 2004 में मूर्ति शी वॉज अवार्डेड राज लक्ष्मी अवार्ड। किस चीज के लिए मिला था? इन रिकॉग्निशन ऑफ अर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सोशल वर्क। सोशल वर्क करने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको अवार्ड मिला था 2004 में, राजलक्ष्मी अवार्ड। फिर 2006 में पद्मश्री मिला उनको, बहुत ही फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑनररी डॉक्टरेट भी मिली कई जगह से, और RK नारायण अवार्ड फॉर लिटरेचर भी मिला। RK नारायण अवार्ड कौन सा होता है? RK नारायण के नाम से जो साहित्य का अवार्ड है वो भी मिला, क्योंकि बहुत अच्छी लेखक भी है सुधा मूर्ति। 2011 में
सुधा मूर्ति और जस्टिस संतोष हेगड़े को ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ दिया गया और स्कॉलरशिप दी गई, लीगल एजुकेशन दिया गया उनको। राइटर है बहुत फेमस, बहुत सारी बुक्स है उनकी। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, ये है 15 लैंग्वेजेस में उसका अनुवाद हो चुका है। और उनकी दूसरी बुक्स है वाइज एंड अदरवाइज, ओल्ड मैन एंड हिज गॉड एंड जेंटली फॉल्स द बकुला, ये उनका। अब वो ग्रैंड मदर है और अपनी फैमिली के साथ में रहती है। और इंटरव्यू है इसमें, इंटरव्यू में भी कुछ डिटेल्स है उनके। और अगर इंटरव्यू पढ़ोगे तो उसमें कुछ डिटेल्स मिलेंगे। बाकी मेन डिटेल्स तो हमने लगभग कर लिए। अब एमसीक्यूज करते हैं। क्या एमसीक्यूज दिख रहे हैं स्क्रीन पर आप लोग को? अपेक्षा, आप ग्रामर की बात कर रहे हो, ये ग्रामर क्या बोल रहे हो आप? बात कर सकते हो। अनम्यूट करो अपेक्षा अपने आप को। सर ग्रामर का पार्ट भी होगा ना अभी पढ़ाई में? ग्रामर में सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। हाँ। आपके पास बुक है क्या? नहीं। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, गूगल क्लासरूम में ही जो है, तो उसमें जो बुक में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी मति शब्द। और एनिमिक्स विरुद्धार्थी। हाँ, हाँ। तो ये दोनों हैं और इस पे कम पूछा जाता है, कम क्वेश्चंस आते हैं इस पर, मगर 2-3 क्वेश्चन उस पे मिल सकते हैं वहां पर। तो मैं हाँ। वो जो लिस्ट है, बुक में ये लिस्ट दी हुई है, मैं वो लिस्ट उसको गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ। और बाकी तो एमसीक्यूज आप लोगों ने देख लिए गूगल क्लासरूम में पूरा। हाँ हाँ सर। ठीक है, फिर हाँ। म्यूट कर लो अपने आप। जैसे कि अपेक्षा ने पूछा भी कि ग्रामर के बारे में पूछा है, तो देखो कभी भी जब हम स्टडी करते हैं तो हमको सबसे पहले सिलेबस देखना है। मतलब अपेक्षा ही ऐसी स्टूडेंट है जो कि बहुत ही रेगुलर है क्लास में। और मैंने देखा है कि यूनिट टेस्ट भी उसने बराबर दिया, असाइनमेंट्स भी बराबर किए। और ये पहला क्वेश्चन उसके तरफ से आया है कि ग्रामर के बारे में अभी तक कोई स्टूडेंट ने मुझे पूछा नहीं, जबकि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि सिलेबस देखना बहुत जरूरी होता है। जब जो भी मैंने जो शेयर की है गूगल क्लासरूम में, सिलेबस की फाइल की है, तो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी द सिलेबस। सबसे पहले हमको सिलेबस की स्टडी करना चाहिए कि उसमें है क्या, कितनी सारी चीजें हैं। और इसी से पता चला होगा अपेक्षा को कि उसमें ग्रामर भी है, और ग्रामर का एग्जैक्टली ग्रामर पोर्शन नहीं है उसमें। उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ग्रामर के रूप में है वहां पर। तो मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा ये जो भी बुक में, अगर आपके पास बुक होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और नहीं है तो मैं उसमें गूगल क्लासरूम में शेयर करने ही वाला हूँ। अब हम एमसीक्यू को क्वेश्चंस देखते हैं। एमसीक्यू करने के पीछे कि देखो 2 तरीके होते हैं एग्जाम देने के लिए। आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स,
और ये ध्यान में रखने का है कि बहुत ही सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। स्टडी इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। कई लोग देखो, कई लोग क्लास नहीं कर रहे, कई लोगों ने यूनिट टेस्ट नहीं दी, कई लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया, मगर बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं। अब व्हाट इज द रीजन, आई डोंट नो, क्या रीजन है पता नहीं, मगर मुझे नहीं लगता कि सभी को प्रॉब्लम है फोन के बारे में या इंटरनेट के बारे में। जिसको करना होता है वो करता ही है। जैसे मुझे क्लास लेना है तो मैं लेता ही हूँ, और जिस स्टूडेंट को क्लास करना है वो करता ही है, चाहे कभी नेट स्लो हो या ठीक चल रहा हो। तो अपने अपग्रेडेशन के लिए कि हमने बीए किया है तो वी हैव लर्न समथिंग, कि हमने कुछ पढ़ा है, ये करने के लिए क्लासेस करना बहुत जरूरी है। अब ये पढ़ते हैं, हम एमसीक्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ सुधा मूर्ति फॉर्म द बेसिस ऑफ हर वर्क एंटाइटल्ड। मतलब कौन सी बुक में उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं? बताओ आंसर, अभी पढ़ा हमने। अपेक्षा ने सी लिखा है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। बिल्कुल सही है, ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो, लेसन पढ़ा रहे तो तुरंत हमें पकड़ में आता है। अगर हमें एमसीक्यू अकेले से लेसन नहीं पढ़ा है और ऐसे याद करेंगे तो थोड़े दिनों में हम भूल जाएंगे, 2-3 दिनों में। बट इफ यू हैव रेड द लेसन, अगर लेसन पढ़ा है आपने, तो नेचुरली आपको याद रहता है, कोई ना कोई शब्द याद रहता है। सेकंड क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूशन इन मेमोरी ऑफ सुधा मूर्ति's ग्रैंडपेरेंट्स, HR कदीम दीवान बिल्डिंग हाउसेस, ये कौन से डिपार्टमेंट में आया थी कानपुर में? कौन से डिपार्टमेंट में था? ए लिखा है आपने, देखते हैं ए है क्या। हाँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मतलब जो उन्होंने अपने नाना नानी के नाम से बनाया जो डिपार्टमेंट, वो था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। थर्ड क्वेश्चन, सुधा मूर्ति कंप्लीटेड हर डैश फ्रॉम BVB कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या किया उन्होंने BVB कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से? कौन सी डिग्री ली थी उन्होंने, सुधा मूर्ति ने? फटाफट बताओ। किसी ने ए लिखा है, किसी ने बी लिखा है। लेसन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन 3 का है, सुधा मूर्ति कंप्लीटेड हर डैश फ्रॉम BVB कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अरे, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो आंसर ही नहीं है। क्या आंसर होगा? लेसन से देख के बताओ मुझे। इसमें आंसर ही नहीं है, चारों इसमें आंसर रॉन्ग है। क्या पढ़ा था हमने अभी? इसका आंसर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसमें देखो ऑप्शन एक भी नहीं है। पहला क्या है इसमें, सुधा मूर्ति कंप्लीटेड है डैश फ्रॉम BVB कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। पहला दिया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मास्टर इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। बिल्कुल नहीं है ये चारों, ये चारों नहीं। इसमें से इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए था एक ऑप्शन, जो कि इसमें नहीं है। तो अपने पास लिख के रख लो कि ये थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया था ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद में लिख लिया ना आप लोगों ने? लिख के जरूर रख लेना, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। हो सकता है किसी कारण से नहीं दिया हो, गलती से छूट गया हो। क्वेश्चन 4,
सुधा मूर्ति completed her ME in computer science from, उन्होंने ME किया मतलब मास्टर्स किया कौन से कॉलेज से? अब बताओ क्वेश्चन 4 का आंसर। क्या बताया आपने? सी लिखा है आपने। देखते हैं क्वेश्चन 4 का आंसर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बिल्कुल करेक्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से किया। तो आज हम इतना ही करते हैं आज, क्योंकि थोड़ा टाइम ओवर हो रहा है, नेक्स्ट क्लास का समय हो रहा है अब मेरा, तो बस स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्लास में हम सुधा मूर्ति के लेसन को कंटिन्यू करेंगे। देखो जो एमसीक्यूज हैं, ये जो एमसीक्यूज आए हैं बुक में से लिए हुए हैं, कई बार कैसे होता है क्वेश्चन में भी गलती होती है और जो ऑप्शंस है उसमें भी गलती होती है कभी कभी। तो लेसन पढ़ा हो तो बराबर हम अंदाज कर सकते हैं, पकड़ में आता है हमें कि कहाँ पे गलती है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जरूर रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से एक करेक्ट रहेगा। हमारे ये क्वेश्चन में ऐसा था कि इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था ही नहीं, तो ऐसा कई बार थोड़ा माइनर मिस्टेक हो जाती है, एग्जाम में नहीं होती, एग्जाम में बहुत तरीके से पेपर निकलता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग कोशिश करना कि क्लास कर लो, जिससे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चलें कि क्या है, उसके आंसर्स क्या है, कोई कंफ्यूजन है तो उसमें क्लियर भी हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आपको बहुत इजी जाएगा एग्जामिनेशन देना। तो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास आज।